गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया लैंगिक भेदभाव मिटाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हमारे विद्यालय क्या प्रयास कर सकते हैं, हमारे शिक्षक क्या प्रयास कर सकते हैं, हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा क्या प्रयास हो सकता है या पाठ्यक्रम का क्या योगदान है और पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है। इसी क्रम में बात चलती है बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं की, लड़के और लड़कियों की जो शैक्षिक असमानता बरकरार है, लड़के और लड़कियों की शैक्षिक असमानता जो दिखाई देती है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये हमारी परंपरागत सोच है। जैसा कि मैं आपसे आए दिन चर्चा करता हूं, हमारे घर में, परिवार में अगर बेटी का जन्म हो गया है तो घर में मातम छा जाता है, और वहीं अगर बेटे ने जन्म लिया है तो घर में, परिवार में जश्न का माहौल हो जाता है। खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, थालियां बजाई जाती हैं, डिंडोरा पीटा जाता है। और तो और विडंबना देखिए, जिस बालिका को जन्म देने वाली स्त्री, जिस बालिका को जन्म देने वाली माँ, वो भी एक महिला है। वो भी उसको लेकर, उसके जन्म को लेकर उसको हे समझ रही है। महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है। गिनाता हूं, बेटी के जन्म पर मां का चेहरा पीला, दादी मां का चेहरा नीला, बुआ जी का चेहरा गीला। ये इस प्रकार के चेहरे हो जाते हैं महिलाओं के। चाची, ताई, बुआ, मौसी, दादी, नानी, सब के सब मुरझा जाते हैं। क्या ये दंत कथा है? नहीं, ये सत्य कथा है। सबको बहुत ही दुख भरी बेला लगती है जब लड़की का जन्म होता है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि महिला ही महिला की दुश्मन है। क्या ये सत्य नहीं है? उसकी दादी के द्वारा, उसकी नानी जी के द्वारा, उसकी बुआ जी के द्वारा, उसकी मामी के द्वारा, उसकी चाची के द्वारा, उसकी ताई जी के द्वारा, और तो और उसकी बहन जो बड़ी आ गई है पहले दुनिया में, उसके द्वारा भी उसके जन्म को ऐसे देखा जा रहा है कि ये क्यों आ गई। प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारे समाज की सोच, ये हमारे समाज का दृष्टिकोण, ये हमारे समाज का नजरिया जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक हम बालिकाओं के साथ भेदभाव करते रहेंगे, महिलाओं के साथ
इस समाज के द्वारा भेदभाव होता रहेगा। मैं उसी सोच को लेकर आपके सामने आया हूं। क्या समझते हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात तो कि उसको नए दौर में जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। लिंगानुपात की बात करूं तो भारत के जो विकसित शहर हैं, भारत के जो विकसित राज्य हैं, उन विकसित शहरों में, उन विकसित राज्यों में बालिकाओं की संख्या सबसे कम है। कई बड़े शहरों का अध्ययन करने के बाद पता लगा कि लड़कियों की संख्या मात्र 818 ही है। उसमें भी शिक्षित परिवारों का अध्ययन किया गया, सुसंपन्न परिवारों का अध्ययन किया गया, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम पाई गई बड़े शहरों में। पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो 893 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के अनुपात में। और ये राजस्थान वाले अपने आप को ऐसा न समझें, उनसे भी नादानी हुई है। राजस्थान 926 महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के अनुपात में। ये कोई गौरवान्वित करने वाली बात नहीं है। भारत की ओर ले चलता हूँ, 50 वर्षों में 934 से हम 940 पर पहुँच पाए हैं। क्या आप सोच सकते हैं? ये हमारी परंपरागत सोच, ये हमारी बुनियादी तालीम, ये हमारे रीति रिवाज, ये हमारे रस्म रिवाज, ये क्या है? हम उन रूढ़ियों को, उन अंधविश्वासों को, उन दकियानूसी सोचों को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हम बालिकाओं के साथ में इंसाफ नहीं कर पाएंगे। महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभाव को नहीं रोका जा सकता, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, पोषण को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, सामाजिक स्थिति को लेकर हो, धार्मिक स्थिति को लेकर हो, उनका शोषण होता ही रहेगा। क्या ये दंत कथा है? प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य कथा है। हमने हमारे देश की महिलाओं के साथ में जो परंपरागत सोच बना रखी है, उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमारे समाज की ये परंपरागत सोच कि बेटा हुआ है, पढ़ लिख जाएगा, परिवार का सहारा बनेगा, बेटी को अगर पढ़ाया तो बेटी पराया धन है, अपनी ससुराल चली जाएगी, सारी पढ़ाई बेकार जाएगी। और वैसे भी महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, इतनी शिक्षा बहुत है कि वो घर जाएं, अपनी ससुराल में जाकर माता पिता को चिट्ठी पत्री लिख दें या मोबाइल पर समाचार भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज छोड़ दें, यही बहुत है। वो एक ही मकसद में लगे रहते हैं जो उनकी पीढ़ियों में, परंपराओं में चली आ रही, किसी भी प्रकार से उनकी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। ना उसके खान पान की चिंता, ना उसके स्वास्थ्य की चिंता, ना उसके शिक्षा की चिंता, ना उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की चिंता, ना उसके सामाजिक स्तर को बढ़ाने की चिंता।
ये कोई चिंता परिवारजनों को, माता पिता को, अभिभावकों को नहीं है। उनको एक ही चिंता सता रही है, एक ही चिंता खाए जा रही है, वो है कि बेटी बड़ी हो गई है, जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले कर दिए जाएं, इसकी शिक्षा को रास्ते में ही छुड़वा लिया जाए। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं प्रशिक्षणार्थियों? मैं आपसे किसका जिक्र कर रहा हूं? प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि जब तक हमारी ये परंपरागत सोच नहीं बदली जाएगी, हम बालिकाओं के साथ में इंसाफ नहीं कर सकते। जब तक इस सोच को नहीं बदलेंगे कि लड़की होना और लड़का होना कोई लाभ और हानि का विषय नहीं है। जो लड़का निहाल करेगा वो ही अगर काबिल बना दी तो लड़की भी निहाल करेगी। और काबिल नहीं बने हैं तो ना तो लड़का निहाल करेगा ना लड़की निहाल करेगी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात औलाद लायक बनाओ और सुख पाओ, ये फंडा है। आपने लायक बनाए ही नहीं और आप उम्मीद करते हो कि अब ये बड़ा हो गया है, अब हमारे लिए सुख देगा, कहां से दे देगा? आप उसके लिए लायक बनाइए। जब तक ये परंपरागत सोच नहीं बदलेगी कि एक लड़की होना लाभ का विषय है और एक लड़का होना लाभ का विषय है, एक लड़की होना हानि का विषय है, लड़का होना हानि का विषय है, ये सोच बदलनी होगी कि लड़का कोई लाभ नहीं देगा, लड़की कोई हानि नहीं देगी। ये लाभ हानि का मसला छोड़ना होगा, क्योंकि आपको एक कार्य करना है, अपनी बालिकाओं को बालकों के समान खड़ा करना है। उसको पुरुष समाज के समान खड़ा कर दिया गया तो सारे के सारे भेदभाव मिट जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं की यह हमारे समाज की परंपरागत सोच का ही परिणाम है कि हमारे समाज की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती और उनका साक्षरता अनुपात पुरुषों के मुकाबले में कम हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 82% पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिलाएं 65-66 मान लो, 70 मान लो, पुरुष को 90 हो गए होंगे। 2021 में जनगणना होगी तो उनको 65 को 70 मान लो, 82 को 90 मानकर चलिए, तो भी अंतर आ रहा है। 20 का अंतर तो मान ही लीजिए। आप लोग विद्वान हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। 20% का अंतर तो हर हाल में आएगा। प्रशिक्षणार्थियों, बालिकाओं के यह हमारी परंपरागत सोच को बदलना होगा और बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने में इस हमारी परंपरागत सोच की यह एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारे बालिकाओं को शिक्षित करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, जल्दी विवाह, माता पिता, जैसा कि मैं आपको देखता हूं, बालिकाओं को परिवार में जैसा जिक्र किया कि पहले तो जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, लिंग निर्धारण को जांचने की मशीनें आती हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है।
सोनोग्राफी हो या और भी टेक्नोलॉजी हैं जिनके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि ये लड़का है या लड़की है। गर्भ में लिंग का परीक्षण कर लिया जाता है और गर्भ में अगर कन्या है तो उसका वध कर दिया जाता है। लिंगानुपात गड़बड़ा जाता है। मैं आपसे इसी बात को कह रहा था कि जैसे तैसे करके जन्म भी लिया है तो बात आती है उसके खान पान की, उसकी शिक्षा की, उसके स्वास्थ्य की, उसके रहन सहन की और उसके पोषण की। इनकी ओर ध्यान परिवार की ओर से नहीं दिया जाता। और बेटा है तो उसको उसकी माँ तो भोजन कराएगी, पिताजी भी पूछेंगे, दादा भी पूछेंगे, दादी भी पूछेंगी, बाबा भी पूछेंगे, सब पूछते हैं। बड़े पापा, ताऊ जी, चाचा जी, घर का लाडला आया है, सब पूछते हैं। बेटी को कोई नहीं पूछता, उसको पूछने वाला वो है और कुछ ही दिनों में वो बेटे से बड़ी होने लगती है। प्रकृति उसको बड़ा कर रही है और प्रकृति के बड़ा करने से आप देखिए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। ये पंक्तियां हैं उन विद्वानों की नज़र कि उन महिलाओं के लिए अगर ये पुरुष कुछ नहीं कर रहा है तो उसके लिए खुदा कर रहा है। आप देखिए, नेचर ने, कुदरत ने, भगवान, विधि, खुदा, ईश्वर, मालिक, परवरदिगार आलम उसको सबसे अलग बनाया है। प्रकृति उसको पाल रही है, बड़ा कर रही है और माँ की ओर से कमेंट्स आता है, अरे मेरी छोरी दबा दई, ये हिंदी भाषा में, अर्थात मेरे बेटे से बेटी बड़ी हो गई, इसका विवाह कर दिया जाए। अब बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर दिया जाए। ये जल्दी विवाह करने की सोच बालिकाओं को पढ़ने नहीं देती और हमारी सरकार ने, हमारे कानून ने, देश की संवैधानिक व्यवस्था ने उनकी विवाह की उम्र भी निर्धारित कर दी है कि 18 वर्ष की उम्र में बालिकाओं का विवाह किया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में बालिकाओं के छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं। 14-15 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। क्या ये दंत कथा है? नहीं, ये सत्य कथा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये जल्दी विवाह करने की सोच, जल्दी विवाह करने का नतीजा बालिकाओं को उनकी शिक्षा प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी करता है। बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, माँ बाप उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं और जल्दी से जल्दी उसका विवाह कर देते हैं। इससे बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है और उनकी शैक्षिक समस्या बनी रहती है, वो पढ़ नहीं पाती। 14-15 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता है, जबकि बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने कानून बना रखा है। उस कानून के बनने के बावजूद भी चोरी चोरी, चुपके चुपके लोग विवाह कर लेते हैं। मैरिज पार्टी के कार्ड बांटे जाते हैं दूसरे नामों से और विवाह हो जाता है दूसरे लोगों का। ये दंत कथा नहीं है प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य कथा है, जिससे कोई डाउट ना करे, लोगों को शक ना हो और इस प्रकार से फर्जी या फेक नाम लिखकर कार्ड छाप दिया जाता है विवाह की रस्म के लिए और विवाह उन नन्हे मुन्ने बाल बच्चों का होता है
जो छोटी उम्र के हैं बाल विवाह कर दिया। प्रशिक्षणार्थियों, ये जल्दी विवाह करने की सोच, ये परंपरागत सोच, बालिकाओं का जल्दी विवाह करना, ये गैर कानूनी है। बालिकाओं की शिक्षा इससे प्रभावित होती है और वो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती और जल्दी विवाह हो जाने से उनकी बीच में ही पढ़ाई छूट जाती है। तो जल्दी विवाह भी बालिका शिक्षा को प्रभावित करते हैं, अर्थात बालिका शिक्षा के मार्ग में जल्दी विवाह किया जाना भी एक बहुत बड़ी बाधा है। सामुदायिक असुरक्षा की भावना। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की महिलाओं के प्रति जो पुरुष की सोच है, उस सोच का ही परिणाम है कि हमारे देश की महिलाओं को चारों ओर असुरक्षा का भय रहता है। वो अपने परिवार में भी असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनका सहारा उनके पिता बनते हैं और जब उनका विवाह हो जाता है तो वो वहाँ भी असुरक्षा महसूस करती हैं, तो उनका सहारा उनका पति हो जाता है। और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती हैं और वहाँ भी असुरक्षा को महसूस करती हैं, तो वहाँ उसकी रक्षा का कार्य उसके पुत्र आदि करते हैं। तो आप बताइए, महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? महिलाएं स्वतंत्र कहाँ हैं? महिलाओं को सुरक्षा की ओर आश्रित होना पड़ता है पुरुषों के प्रति। ये असुरक्षा की भावना उनके पेरेंट्स, गार्जियंस को भी होती है और वो इसलिए बालिकाओं को पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको इस ऊंच नीच का डर सताता रहता है कि हमारी बेटी के साथ में ये अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जबकि समाज में नारी मुक्ति के लिए ढेर सारे मिशन चले हुए हैं, योजनाएं चला रखी हैं, और उसके बावजूद हम समाज में पुरुष के लिए ये सोच विकसित नहीं कर पाए हैं कि वो नारियों का सम्मान करना सीख जाएं। नारियों को ना वो सम्मान मिला है, ना नारियों को वो आदर मिला है जिसकी वो हकदार हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इस असुरक्षा की भावना से माता पिता बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिलवा पाते और वो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। मेरी बात आप समझ सकते हैं कि हमारे समुदाय में ये सोच है कि पड़ोस में अगर महिला है और पड़ोस में कोई पुरुष है तो दिन भर उस महिला के ऊपर उस पड़ोसी पुरुष की निगाहें रहती हैं, तो वो अपने आप को असहज महसूस करती है, असुरक्षित महसूस करती है और वो छोटी उम्र में है तो पिता की ओर देखती है, बड़ी उम्र में है, विवाह हो गया है तो पति की ओर देखती है, और जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है तो वो देखती है अपने पुत्र आदि की तरफ। आप बताइए, उसको इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए पुरुषों की ओर देखना पड़ रहा है, अर्थात उसको पुरुषों से ये सुरक्षा प्राप्त हो रही है। तो इस असुरक्षा की भावना से भी माता पिता, अभिभावक बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। इस असुरक्षा की भावना से भी बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं आपसे किस शिक्षा व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूं? आप मेरी बात सामुदायिक असुरक्षा की भावना, जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया, पर्दा प्रथा, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। प्रशिक्षणार्थियों, महिला को कुदरत ने, ईश्वर ने, विधि ने, विधाता ने, खुदा ने, मालिक ने, गॉड ने, नेचर ने
कुदरत ऐसा बनाया है कि इस पुरुष उसको देखते ही महिला को देखकर हमारा पुरुष समाज उत्तेजित हो जाता है। पड़ोस में कोई महिला के आ जाने से सारे गली और मोहल्ले के लड़के और पुरुष उसकी जांच करते हैं, ये कौन आई है आज मोहल्ले में, ये हुस्न की परी या सुंदर देवी कौन है, उसकी जानकारी हासिल करते हैं। महिलाएं हैं, पुरुषों की कोई जानकारी नहीं लेती, बस पुरुष ही है जो महिलाओं की जानकारी लेता है। तो उसकी ये लालच भरी निगाहों से बचने के लिए समाज में पर्दा आया कि महिलाओं को पुरुष देखते ही उत्तेजित हो जाते हैं और उसको देखने के लिए जो उनकी उत्तेजना है वो उनकी चाहत है, उस चाहत पर पर्दा डालने के लिए ही पर्दा प्रथा समाज में आई और महिलाओं को पर्दे में रहने की ताकीद की गई, महिलाओं को पर्दे में रखा गया। और भारत में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इस्लाम धर्म के मानने वाला समुदाय मुसलमान जाति का है। वो मुसलमान लोग पर्दा प्रथा को आज भी कायम किए हुए हैं। उनके यहाँ पर्दा रखा जाना, महिलाओं को पर्दे में रखना, घर से बाहर नहीं निकलने देना, गैर मर्दों से बातें नहीं करने देना, गैर और मर्द पुरुषों के द्वारा उनको शिक्षा नहीं दिलवाना, ये पर्दा प्रथा भारतीय समाज में मुगल काल में भारत में भी आ गया और भारत के बहुत से राजपूतों ने, बहुत सी अन्य जातियों ने उस पर्दा प्रथा को अपना लिया, जो वर्तमान में भी कायम है, जिसको आप घूंघट प्रथा कहते हैं। कुछ महिलाएं पुरुषों को देखकर घूंघट कर लेती हैं, कुछ महिलाएं एक आंख का घूंघट करती हैं, ऐसे बना लेती हैं एक आंख सी, और वैसे भी घूंघट कर लेती हैं। आपने देखा होगा, वो लाज कर रही हैं उन पुरुष की लालच भरी निगाहों से बचने के लिए। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये निकला कि समाज में ये सोच बन गई और महिलाओं को पर्दे में रखे जाने के वशीभूत शिक्षा से वंचित कर दिया गया और उनकी शिक्षा को इस पर्दे के रहते हुए छुड़ा लिया गया। इससे हमारी बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित हुई और बालिकाओं को पर्दा प्रथा के होते हुए या पर्दा प्रथा के रहते हुए या पर्दा प्रथा को मानते हुए शिक्षा नहीं मिल सकी या शिक्षा के अवसर नहीं मिल सके। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? ये पर्दा प्रथा भारतीय महिलाओं पर, हमारे समाज की महिलाओं पर एक बहुत बड़ा अभिशाप साबित हुआ है। प्रशिक्षणार्थियों, इस पर्दा प्रथा की वजह से ही हम बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित, अर्थात बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिलवा पाए। ये हमारे बालिकाओं की शिक्षा की एक बहुत बड़ी बाधा है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पर्दा प्रथा के बारे में बता रहा था और उसके बाद आपकी बात आती है परिवार का आर्थिक स्तर की। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश में गरीबी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। अमीर और गरीबी की खाई, मैं समझता हूँ देश में मात्र नहीं पूरी दुनिया में आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा कि 85% विश्व की संपत्ति पर मात्र 15% लोगों का अधिकार है। गौर करिएगा, विद्वान हैं, लर्नेड पर्सन हैं आप लोग, सब समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। विश्व की 85% जनसंख्या के पास में वो संसाधन नहीं है जो 15% जनसंख्या के पास में संसाधन हैं। तो यही फंडा है हमारे देश में भी कि हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या गरीबी रेखा के साथ चल रही है, गरीबी की स्तर में जी रही है। उनकी आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी बरकरार है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में उन परिवारों के आर्थिक स्तर को लेकर ये अध्ययन किया गया कि वो बालिकाओं को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसके पीछे निष्कर्ष निकलकर यही आया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को
पढ़ाने के बजाय घर के काम काजों में या बाहर के कार्यों में लगा रखा है, मेहनत मजदूरी करती है और वो विद्यालय जाएगी तो उसको वहाँ कोई पैसा मिलेगा ना, उसके लिए कोई खर्च मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में घर को चलाने के लिए परिवार में एक सहायक की भूमिका अदा करती है बालिका और शिक्षा से वंचित कर दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं किस आर्थिक स्तर की बात कर रहा हूं? हमारे समाज में बहुसंख्या ऐसी है, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या विभिन्न जातियां, चाहे वो सवर्ण समाज हो, उनमें भी है, क्षत्रियों में भी है, वैश्यों में भी है, शूद्रों में भी है, सभी में है। जिन लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिले उनकी सबकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और उसी कमजोरी की वजह से वो अपनी बालिकाओं को नहीं पढ़ा पाए। और उसके लिए जब सर्वे किया गया तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग और निम्न स्तर के लोग ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पाए गए और उसकी स्थिति का परिणाम ये निकला, आर्थिक स्थिति कमजोर होने का नतीजा ये निकला कि वो अपनी बालिकाओं को, अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दिलवा पाए। इससे अच्छा उन्होंने ये समझा कि वो घर के अपने छोटे बहन भाई की देखभाल करेगी या घर का कामकाज करेगी या बाहर से कुछ धन कमा कर लाएगी मेहनत मजदूरी करके, तो उसको शिक्षा से वंचित कर दिया। ये गरीबी और अमीरी की खाई आपको राज्यों में भी देखने को मिल जाएगी। कुछ राज्य हमारे इतने अग्रणी हैं, संपन्न हैं, तो उनका शैक्षिक स्तर भी आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको नाम लेता हूं, केरल, पंजाब, हरियाणा। ये राज्य ऐसे हैं कि जिनमें अमीरों की संख्या अधिक है, आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत है और उसी का परिणाम ये निकला कि उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा दिलवा पाए। जबकि हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी का स्तर निम्न मध्यम वर्ग में और मध्यम वर्ग में बहुत बड़ा हुआ है और वो अपनी बेटियों को, अर्थात महिलाओं की जो शैक्षिक स्थिति है वो पंजाब, हरियाणा और केरल इन राज्यों में अच्छी है। चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें अच्छी है, जबकि उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान में, अपने राजस्थान में बालिकाओं की शिक्षा इन राज्यों की तुलना में कम है। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? कि अमीरी और गरीबी की वजह से बालिकाएं पढ़ाई छोड़ गई और जब उन्होंने एनरोलमेंट कराया तो जैसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में पहुंची तो वो बालिकाओं ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो पढ़ाई रास्ते में ही छोड़ दी। ये आर्थिक स्थिति हमारी बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्रभावित करती है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं बालिका शिक्षाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।